Hello and welcome to School of UPSC 77th एनुअल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान मिस्टर फ्यूमियो खिसीदा के द्वारा यह मेजर कंसर्न रेज किया गया कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स की क्रेडिबिलिटी है यानी विश्वसनीयता है, इसमें लगातार जो है गिरावट आ रही है। जैसा कि रसिया के द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर जो है इन्वेजन किया गया। रसिया जो कि एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का, तो इस प्रकार का इन्वेजन किया जाना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो मेन प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस हैं कि एट द ग्लोबल लेवल पर जो है पीस इस्टेब्लिश की जाए। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वह भी यह प्रोविजन करता है कि किसी भी देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इन कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू डायलॉग यानी संवाद के थ्रू शांतिपूर्वक तरीके से जो है रिजॉल्व किया जाए। तो ड्यूरिंग द स्पीच डिलिवरेशन इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मिस्टर फ्यूमियो खिसीदा ने जो है इस कंसर्न को एट द ग्लोबल लेवल पर जो है उठाया है। तो आप इसको सुनिए कि उनके द्वारा जो है क्या कहा जा रहा है। Russia's aggression against Ukraine is an act that tramples on the vision and principles of the UN Charter. What is crucial is for any and all countries to be under the rule of law, not the rule by force, which we absolutely cannot allow. तो यहाँ पर जो है मेजर इशू जो उठाया गया है और उनके स्पीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर आई है, उन्होंने कहा है कि किसी भी देश को जो चलाया जाना चाहिए वो रूल बाय लॉ से, नॉट बाय फोर्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वहाँ के प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस है, चाहे वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के हों या विद इन द पर्टिकुलर कंट्री हो, तो यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ को जो है सम्मान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया है, तो यहाँ का जो बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसका जो है वायलेशन किया जा रहा है। सो एक्ट दैट ट्रेम्पल्स ऑन द विजन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। तो इस प्रकार से जो मेजर कंसर्न रेज किया गया है क्रेडिबिलिटी के ऊपर ऑफ द यूएन, ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो यहाँ पर जो है साधारण सा क्वेश्चन उठता है कि जो यूनाइटेड नेशंस में जो रिफॉर्म की जरूरत है, जो रिफॉर्म किए जाने चाहिए, वो कौन से मेजर रिफॉर्म है जिस पर फोकस किया जाए। तो यदि हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कौन से रिफॉर्म किए जाएं, तो इन रिफॉर्म्स को मेनली दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला तो ये है कि जो है यूनाइटेड नेशंस फेसेस टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्म। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड रिव्यू ऑफ इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर दो मेन इशू है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है और प्रोसेस है उसमें जो है सुधार किया जाए। साथ ही साथ जो रिव्यू है ऑफ इश्यूज ऑफ द जुरिस्डिक्शन कि जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कौन कौन से इश्यू मेनली कौन कौन से जुरिस्डिक्शन आते हैं, उसमें और कौन से इश्यू को शामिल किया जाए और कौन से इश्यू को बाहर किया जाए। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि यूनाइटेड नेशंस को जो है मेनली फोकस करना चाहिए डेवलपमेंटल वर्क के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर भी जोर दिया जाता है। भारत के द्वारा हमेशा यह सपोर्ट रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क पर ज़्यादा जोर दिया जाए। तो इन सबको डिटेल में समझने से पहले यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको ब्रीफ में जो है समझा जाए। तो सबसे यहाँ पर मेजर कंसर्न है, जो मेजर प्रश्न उठता है कि यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बात है वर्ल्ड वार फर्स्ट की। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान यह रियलाइज किया गया कि एट द ग्लोबल लेवल यानी विश्व स्तर पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि यदि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कंट्रीज के बीच में,
तो उसको सही तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है लीग ऑफ नेशंस का जो है जन्म हुआ। अब लीग ऑफ नेशंस एक्चुअली क्या है कि यह ग्रुप ऑफ नेशंस था, परंतु ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार में यह रियलाइज किया गया कि जो एक्सपेक्टेशंस थी कंट्रीज की कि किसी भी बृहद लेवल पर जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, वार लाइक सिचुएशन ना बने, लेकिन जो है लीग ऑफ नेशंस के द्वारा इसको फुलफिल नहीं किया गया। और जो है यहाँ पर यह एहसास किया गया कि एक ग्लोबल लेवल पर मोर रेजिलियंट एंड रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है 24 अक्टूबर 1945 में जो है यूनाइटेड नेशंस का जो है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब जैसा कि बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर वर्ल्ड था। परंतु आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, और जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर बना। यानी इसके बाद जो मेजर चेंजेस आए वो ये आए कि एट द ग्लोबल लेवल जो है यहाँ पर जो है ग्लोबल लेवल जो है यूएसए इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री और चाइना फास्ट इमर्जिंग कंट्री सामने आया। साथ ही साथ इंडिया आल्सो ग्रोविंग रैपिडली, यहाँ पर जो है ये देखा गया कि इंडिया जो है ग्रोविंग रैपिडली, और बहुत सारे एशियन कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बृहद लेवल पर जो है सुधर रही थी। तो ये थी बात आफ्टर द 1991। तो जो ये मेजर चेंजेस हुए इनको जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेशन करने के लिए और इनको एड्रेस करने के लिए 1992 में जो है 1992 में जनरल असेंबली रिजोल्यूशन, यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 1992 में जो है मेजर कंसर्न उठाए गए। इसमें जो है मेनली 3 कंप्लेंट्स की गई रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। पहली बात तो ये है कि इट नॉट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड प्रेजेंट रियलिटी, कि जो है वर्तमान में जो वर्ल्ड की प्रेजेंट रियलिटीज है, पॉलिटिकल रियलिटीज है, उसको जो है प्रेजेंट नहीं करता। साथ ही साथ सामने निकल कर ये आया कि जो इसके डिसीजंस हैं ये रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज और लैक्स इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियस तो ये काफ़ी मतलब जो 3 कंप्लेंट थी ये मेजर लेवल पर थी कि जो ये लैक्स इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन, कुछ 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के, उनके पास वीटो पावर है, तो ये वेस्टर्न जो वैल्यूज हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। 5 परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना। तो इस प्रकार से ये बातें सामने निकल कर आई। तो इसको जो है रिजॉल्व करने के लिए, इसमें जो है रिफॉर्म लाने के लिए मेजर जो है इंक्वायरी इनिशिएटेड की गई कोफी अन्नाम के द्वारा 1997 में। अब कोफी अन्नाम कौन थे? कोफी अन्नाम थे देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। तो उनके द्वारा यह इंक्वायरी इनिशिएटेड की गई। तो सामने जो है रिफॉर्म दिए गए, सजेशन यह दिया गया कि यदि कोई मेजर इकोनॉमिक पावर कंट्री है तो उसको एज अ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जाए। परंतु साथ ही साथ यहाँ पर मेजर कंसर्न सामने ये आया, यदि मेजर इकोनॉमी है तो किस लेवल की मेजर इकोनॉमी होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर मैनी कंट्रीज दैट डिफरेंस स्लाइटली इन देयर इकोनॉमी। तो उनमें बहुत ही बारीक अंतर है, तो कौन सा लिमिट रखी जाए, कौन सी लक्ष्मण रेखा रखी जाए कि जो मेजर इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है। दूसरा क्राइटेरिया ये रखा गया कि जो है कंट्री मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए। साथ ही साथ और तीसरा क्राइटेरिया ये रखा गया कि जो है कंट्री जो है लार्ज पॉपुलस कंट्री होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ जो है सजेस्ट किए गए। साथ ही साथ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को तवज्जो देने वाले जो देश हैं उनको भी शामिल करने की बात की गई। परंतु यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ये रेज होता है कि एट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बट एट व्हाट लेवल। तो यहाँ पर जो है लिमिट लगाना काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए यहाँ पे कौन से पॉइंट्स पर जो है रिफॉर्म किए जाएं,
और किस तरीके से किए जाएं, इस पर कंसेंसस बनना काफ़ी डिफिकल्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो मेनली मेजर रिफॉर्म्स जो थे, पॉपुलेशन और मिलिट्री, साथ ही साथ डेमोक्रेसी, ये जो है मेनली सजेशंस दिए गए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि रिव्यू ऑफ इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। अभी हमने बात की कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस लेवल पर कौन कौन से जो है इशू को और कैसे डील किया जाए, कौन से कंट्रीज को जो है शामिल कर सकते हैं एज अ मेंबर, परमानेंट और नॉन परमानेंट। अब यहाँ पर बात है कि जो मेजर रिव्यू ऑफ इश्यूज है कि कौन से इश्यू जो है ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो कुछ कंट्रीज का मानना है कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसको मेनली फोकस करना चाहिए पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस पर, यानी पीस और सिक्योरिटी मिशंस के ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन को फोकस करना चाहिए। हालांकि कुछ अदर कंट्रीज हैं जिनका ग्रुप है, कुछ सम कंट्रीज जो है वो इस बात के एडवोकेसी करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस को जो है डेवलपमेंटल वर्क, साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन वर्क पर ज़्यादा काम करना चाहिए। डेवलपमेंटल वर्क लाइक हेल्थ, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ईटीसी। तो यहाँ पर जो इंडिया का स्टैंड है, इंडिया भी यही सपोर्ट करता है कि डेवलपमेंटल वर्क पर मोर कंसंट्रेशन करना चाहिए। हालांकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर भी भारत जोर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो थे रिव्यू ऑफ इश्यू जो कि ज्यूरिसडिक्शन में शामिल किए जाने चाहिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि भारत का स्टैंड क्या है। तो यहाँ पर इंडिया का स्टैंड है, इससे रिलेटेड इंडिया ने हमेशा से यह एडवोकेसी किया है कि जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर जो है और कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है शामिल किया जाए एज अ परमानेंट मेंबर, साथ ही साथ नॉन परमानेंट मेंबर। और यहाँ पर जो है रिव्यू ऑफ द इश्यूज, यदि ज्यूरिसडिक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया का जो है हमेशा से यह रोल रहा है कि इनहांस्ड रोल फॉर द यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंटल एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा। अब यहाँ पर जो है इंडिया की ये एडवोकेसी है कि डेवलपमेंटल वर्क पर इसलिए जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट ही प्री कंडीशन है फॉर द ग्लोबल लेवल पीस एंड स्टेबिलिटी। यदि डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस ग्लोबल लेवल पर पीस और स्टेबिलिटी लाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो यूनाइटेड नेशन में मेनली कौन कौन से रिफॉर्म किए जा सकते हैं, साथ ही साथ इसको बृहद लेवल पर कौन से कैटेगरी में बांटा जा सकता है और इंडिया का इसमें क्या एडवोकेसी है। तो सब्सक्राइब अवर चैनल, साथ ही साथ शेयर दिस वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।